नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और आज बात करेंगे राजीव कुमार और संजीव खन्ना की। उन पर जो ग्रहण मंडरा रहा है, उस ग्रहण को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ग्रहण कैसे मंडरा रहा है राजीव कुमार और संजीव खन्ना के ऊपर। राजीव कुमार और संजीव खन्ना दोनों साहबानों की डायरी दिल्ली में खुलने वाली है। लग रहा है कि ये दिल्ली में जब डायरी खुलेगी और इस डायरी में जब वोटों की चोरी का पूरा हिसाब किताब सामने आएगा, तो इस देश की सियासत में भूचाल आना तय है। जोड़ लीजिए पहले हेमंत भाई को कंट्रोल रूम, फटाफट जोड़ लीजिए। अब हम सीधा हेमंत भाई के पास चले, उससे पहले मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा मैं और सीधा हेमंत भाई के पास चलूंगा। हमने क्यों कहा राजीव कुमार और संजीव खन्ना पर ग्रहण, ये क्यों बोला है? राजीव कुमार वोट चोरी के मामले में जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में उन पर आरोप थे, उनके आयोग पर आरोप थे, पूरी चुनावी मशीनरी पर आरोप थे, दिल्ली में अब उसके लिए तथ्य सामने, उसके पक्ष में तथ्य और सबूत सामने आने लगे। हम आपके सामने रखेंगे, फोटोग्राफ्स दिखाएंगे। संजीव खन्ना साहब की हम बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल संजीव खन्ना साहब की ही बेंच में था पर्चियों और मशीनों के मिलान का मामला, जिसको उन्होंने खारिज किया था और 5% की बात पर मोहर लगा दी थी कि चलो 5 जो है परसेंट मशीनों का मिलान किया जा सकता है फीस जमा करके। उसकी एसओपी बनाई राजीव कुमार ने, फैसला संजीव खन्ना का, एसओपी बनाई राजीव कुमार ने। और जो हो रहा है धरातल पर, जमीन पर, ग्राउंड पर, वो बड़ा चौंकाने वाला है। अब वो सामने आ रहा है, यहां तक कि प्रत्याशी ने सामने आकर के उसकी सच्चाई को उजागर किया है। पहली मशीन इनवैलिड साबित हो गई, डीसी और प्रत्याशी भिड़ गए और डीसी ने कहा कि हम आपको चुनाव के समय के डाटा को वेरीफाई नहीं करवाएंगे, आपके सामने मॉक पोल करवाएंगे। हमने कई बार चर्चा की है, लेकिन ये पहली बार प्रत्याशी के साथ जो प्रत्यक्ष हुआ है, वो प्रत्याशी सामने आया है। इसलिए ये मामला अब गंभीर है। पूर्व मंत्री हैं, शायद 5 बार के विधायक हैं, कर्ण सिंह दलाल, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तारीख पर तारीख लग रही है, बेंच बदले जा रही है। यहीं पर मास्टर ऑफ रोस्टर का खेल, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के कई अधिवक्ता भी सवाल उठा चुके हैं, वह भी यहीं पर आता है। उसकी भी रिलेवेंसी यहीं पर जो है देखनी जरूरी है। उसके बाद एक मसला और है, जो मामला अभी मैंने बताया जिस कांग्रेस प्रत्याशी का, 21 जनवरी को ये भी अब सामने सुप्रीम कोर्ट में लगी है, इसकी भी तारीख लगी है 21 जनवरी, वो भी ज्यादा दिन नहीं है। यानी 18 फरवरी विदाई की तारीख राजीव कुमार की। उससे पहले ही लग रहा है कि राजीव कुमार की डायरी भी खुल जाएगी और 12 मई, ज्यादा दिन दोनों में नहीं है, 12 मई संजीव खन्ना साहब को जाना है। उनसे पहले लग रहा है उनकी भी डायरी खुल जाएगी। कई ऐसे मामले हैं जहां पर संजीव खन्ना अपने आप को सुनवाई से अलग कर रहे हैं, जबकि वो मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सीजीआई को ऐसे बेंच में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मसला है, सवाल उठाने से लोग डरते घबराते हैं कि कहीं अवमानना में जेल में न डाल दें। लेकिन मैं एक बार फिर ये रिपीट कर दूं, अपनी जिम्मेदारी पर, न्यूज लॉन्चर की जिम्मेदारी नहीं है ये, मैं अपनी निजी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूं। इस देश का सीजेआई इस देश के नागरिक से ऊपर नहीं है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, इस देश से ऊपर नहीं है। इसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश के नागरिकों से ही उसको भी ताकत मिलती है। तो ये अवमानना जैसे जो खौफनाक शब्द हैं, उससे कम से कम मैं किसी तरह से उससे भयभीत नहीं हूं, न उसका लोड लेने वाला हूं। में देसी आदमी हूं, इसे बता दे, लोड ज्यादा नहीं लेने का उसका, अवमानना टाइप की चीजों का। ठीक है, जेल जाना होगा जाएंगे। चलते अब सीधे सीधे हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई के पास चले, उससे पहले मैं जरा दिखा दूं वोट चोरी का एक दस्तावेज जो सामने आया है। दिखाइए कंट्रोल रूम, फटाफट दिखाइए। और इसी पर सवाल लेना है तो ये दिखाना जरूरी है। ये देखिए, आप इसको देखेंगे तो बहुत चीजें आपको साफ साफ नजर आने लगेंगी। किस तरह से वोट का खेल दिल्ली में हो रहा है। वोट का खेल क्या कहें, वोट चोरी का खेल ये दिल्ली में किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर आपको छोटा छोटा, बड़ा फॉन्ट छोटा है, साइज छोटा है फोटो में,
मैं थोड़ा सा सिर्फ रेफरेंस में बताऊंगा, पूरा बताऊंगा तो आधे घंटे कहानी इसी में है। आप ये देखिए, पहला नंबर है भगवान वाल्मीकि मंदिर 85 कॉमा 112 स्टाफ क्वार्टर लेडी हार्डिंग गोल मार्केट जीपीओ न्यू दिल्ली। स्मॉल टेम्पल, ये रिमार्क है, स्मॉल टेम्पल, वहां पर 44 वोट के लिए रजिस्टर्ड करने के लिए एप्लीकेशन दिए गए हैं। इसके बाद प्रवेश वर्मा सांसद, इनके आवास पर 33 वोट रजिस्टर होने हैं। उसके बाद है रेजिडेंस ऑफ सीपी जोशी, बीजेपी एमपी फ्रॉम चित्तौड़गढ़ राजस्थान, 28 वोट। इसके बाद कमलेश पासवान, बीजेपी एमपी फ्रॉम बांसगांव यूपी, 26 वोट। पंकज चौधरी, थोड़ा फॉन्ट छोटा है इसलिए मुझे भी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, पंकज चौधरी बीजेपी एमपी है महाराजगंज के, 26 वोट। जयप्रकाश बीजेपी एमपी है हरदोई से यूपी से, 25 वोट। उसके बाद रेवती त्रिपुरा एक्स बीजेपी एमपी फ्रॉम त्रिपुरा ईस्ट, 25 वोट। ये 2 स्मॉल बेडरूम हॉस्टल 212 वीपी हाउस, इस पर 24 वोट। ये एक पन्ना है, ऐसे ऐसे ये पूरे पन्नों दस्तावेज है। हाउस ऑफ एमपी बलवंत मेहता राय लेन, यहां पर 20 वोट। मतलब ये 5-6 पन्ने हैं। अब मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा पन्ने दिखाते रहें, दर्शक उसको पढ़ सकते हैं, मैंने रेफरेंस में बता दिया। हेमंत जी, हरियाणा और महाराष्ट्र में ये आरोप कई बार लगाए गए। कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा, महाराष्ट्र चुनाव से पहले, मतदान से पहले 18 अक्टूबर, अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो 18 अक्टूबर की तारीख थी, जिस दिन चिट्ठी लिखी थी राजीव कुमार को कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी, फर्जीवाड़ा जो है वो हो रहा है वोटर लिस्ट में। लेकिन राजीव कुमार के आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया और एज यूजुअल कांग्रेस का अपना चरित्र, नाना पटोले चिट्ठी लिखे और सो गए। लेकिन दिल्ली में ये हर दिन, कम से कम आम आदमी पार्टी को तो मैं देख रहा हूं, हर दिन कम से कम 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अलग अलग नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस मामले को उठा रहे हैं। क्या ये दिल्ली ही वाटरलू साबित होगा क्या राजीव कुमार के लिए? स्पेशली राजीव कुमार के लिए पहले हम चर्चा करेंगे, फिर संजीव खन्ना पर भी आपसे समझेंगे। लेकिन राजीव कुमार के लिए 18 फरवरी जाने से पहले ये दिल्ली वाटरलू साबित होगा क्या? आशीष जी, हकीकत में अगर आप मानेंगे तो इस देश के अंदर जो लगातार पिछले कुछ समय से अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जिन परिणामों ने देश में चुनाव को सेलिब्रेशन की बजाय शौक में बदल दिया है, झटके में बदल दिया है, सदमे में बदल दिया जनता के लिए, ये उसकी एक बानगी है। और अगर इस पूरे मामले की केवल आप जांच कर ले, तो ये वो नया मॉडल है जिसके जरिए सत्ता हथियाई जा रही है और जिसके बारे में हमने रह रहकर कई बार इंडिकेट किया है, डेटा मैनिपुलेशन, वोटर मैनिपुलेशन और वो सारी चीजें। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको जो देखेंगे सारे मामले को खोल के, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था, महाराष्ट्र में 2019 से 24 तक 5 साल के अंदर, मैंने पहले भी जिक्र किया था आपको, 32 लाख नए वोटर बढ़े थे मई 19 से और मई 24 तक, केवल 32 लाख वोटर। और मई 24 में जब अब लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां बीजेपी को मुंह की खाड़ी पड़ी, सिंगल डिजिट में रहेगी, उससे लेकर के अक्टूबर तक केवल 5 महीने के अंदर वोट कितने बढ़ गए? 40 लाख, 47, 47। ये वो नहीं, 6 महीने में 40 लाख बढ़े और पहले 5 साल में 32 लाख वोट बढ़े। महाराष्ट्र का बता रहा हूं, महाराष्ट्र ही। चलिए, मेरे पास आंकड़े उसके हैं, उस समय के 47 लाख थे, लेकिन 40 मान लेते हैं। नहीं, मई से उसकी बता रहा हूं, मई से लेके लोकसभा से लेके विधानसभा के बीच के मई से अक्टूबर तक ये जो सारा खेल था, ना तो ये एनसीपी ने पकड़ा, ना शिवसेना ने पकड़ा, ना कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पकड़ा, ना हरियाणा में पकड़ा। और ये सारा घपला अब दिल्ली में एक्सपोज होता जा रहा है, हर दिन एक्सपोज हो रहा है। ये जो आपने लिस्ट दिखाई है, ये साधारण लिस्ट नहीं है। अगर किसी देश के अंदर सही मायने में डेमोक्रेसी हो, अभी तक दिल्ली का चुनाव स्थगित कर दिया जाना चाहिए था। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का कॉग्निजेंस लेना चाहिए था और इसी मामले में अब तक जितने भी बीएलओज हैं जिस एरिया के, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब आप पूछेंगे कैसे? आपने ये 5 पेज की लिस्ट जारी की, ये आम आदमी पार्टी ने रिसर्च करके वर्कआउट की। ये क्या चीज है? इसमें एक 2 कमरे के घर, जो 2 BHK का हाउस होता है,
उसके अंदर 33 नई वोट बनाने की अपील की गई है, एक उसके अंदर। और कुल मिला के आप देखेंगे, अभी 6 तारीख को आपको ध्यान होगा, 6 तारीख को हमने चर्चा भी की थी, 6 तारीख को दिल्ली में वोटर की लिस्ट आई थी, उसमें 1,55,00,000 समथिंग वोटर आए थे कुल मिलाकर के, ध्यान होगा आपको। अब जो है 14 दिसंबर से लेकर के अब तक नए वोट बनवाने के लिए दिल्ली में 14 दिसंबर से अब तक केवल 5,26,000 आवेदन आ चुके हैं इस तरीके के। एक घर में 33, ये घर किसी का प्राइवेट नहीं है, ये सारे सरकारी घर है। किसी एमपी के घर में आप 33 वोट कैसे बनवाएंगे, बताना मुझे। किसी 2 BHK के घर में 26 वोट कैसे बनवाएंगे। वीपी हाउस तो गेस्ट एमपीज एकोमोडेशन है, उसके एड्रेस पर 24 वोट कैसे बनवाएंगे। और ये सरेआम एप्लीकेशन फाइल हुई है। और इसी तरीके से वोट काटने की भी एप्लीकेशन फाइल हुई है। अकेली नई दिल्ली की जब हम बात करते हैं, केवल नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में 5500 वोट काटने की बात हुई है, एप्लीकेशन आई 5500, और 13,000 वोट नए जोड़ने की बात आई है। तो पूरी नई दिल्ली जो कंस्टिट्यूंसी जहां केजरीवाल लड़ रहे हैं, वहां तो डेमोग्राफी बदल जाएगी, जो मर्जी आए कर लीजिए आप। और जब आप एक सीएम के साथ ये कर सकते हैं जो आपका फॉर्मिडेबल अपोनेंट है, तो आम आदमी के साथ, आम नेता के साथ तो आप क्या ही करते हो। तो ये जो बीजेपी का मॉडल है चुनाव जीतने का, ये जहां जहां हुआ किसी ने नहीं पकड़ा है, और ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पकड़ लिया है। तो मुझे लगता है कि ये अगर पूरे मामले की तह तक आप चले जाए, तो ये सारा घोटाला जो अब तक वोट की लूट हुई है, जो अब तक तमाम राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ये सारी की सारी पकड़ी जाएगी। और आपके दर्शकों के लिए एक चीज और बता दूं, इस सारे मामले में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, ध्यान होगा आपको, मिलके भी आए थे। उन्होंने चुनाव आयोग से फॉर्म 20 हरियाणा के भी और महाराष्ट्र के भी मांगे थे, बूथवार कि एक एक बूथ पे किस किस को कितनी वोट मिली, वो अब तक उनको नहीं मिले। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये डिजिटल बैलेट स्टफिंग है, आप हमें एक्सेल सीट में सारी वोटर रोल दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए, वो भी उनको अब तक नहीं मिली। कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी देर से ही सही इस पूरे मामले के अंदर इसकी स्टडी करके, फॉरेंसिक स्टडी करवा करके विदेशी एक्सपर्ट से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है। और राजीव कुमार नहीं चाहते कि वो ऐसा करे, तो इसलिए उनको कोई कागज नहीं दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनकी वोट की जो डकैती का मॉडल था उसको पकड़ लिया है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट क्या करेगा, और इस पूरे खेल के अंदर होगा क्या, या इस मामले को गुपचुप ढंग से हमेशा की तरह दबा दिया जाएगा। अगर ये दबाते हैं तो मिलीभगत साफ है, जांच कोई आजकल कराता नहीं। तो ये सारे का सारा आप देखना पड़ेगा कि अगर यही चुनाव का मॉडल है, तो फिर आपको चुनाव कराने की जरूरत क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया, मई से लेकर के अब तक दिल्ली के अंदर 7,67,000 वोट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और उसके बाद आप 5,26,000 वोट नए बनवाने की फिराक में है। 1,55,00,000 तो कुल ही वोट है दिल्ली में, 70 सीटें हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? इससे बड़ा एक प्रमाण और क्या होगा चुनाव आयोग की मिलीभगत का, और जो उस पर आंखें मूंद करके बैठे हैं। चुनाव आयोग का जो पूरा सिस्टम था 1952 से लेकर अब तक जो चला रहा था, वो सारा सिस्टम रूलिंग पार्टी के इशारे पर ध्वस्त किया जा चुका है, और एक खास तरीके से वोटर लिस्ट मैनिपुलेट हो रही है। ये एक ग्लेरिंग एग्जांपल है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व बनता है, दिल्ली हाई कोर्ट का भी दायित्व बनता है कि आप डेमोक्रेसी को लेके काटें। नहीं, लेकिन अब हेमंत भाई एक सीधा सवाल, थोड़ा सा डेयरिंग सा है। ये सत्ता के इशारे पर, मोदी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर सब मान लिया, लेकिन जो कुछ भी राजीव कुमार कर रहे हैं, अगर कहा जाए कि उस पर एक संरक्षण किसी का सबसे बड़ा नजर आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा डेयरिंग का सवाल है, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का नजर आ रहा है। इसलिए नजर आ रहा है, मैं उसके पीछे के तर्क दूंगा, वैसे नहीं, लफाजी नहीं, मोदी स्टाइल नहीं। जब एडीआर गई, पर्चियों के 100% मशीनों का और वीवीपैट का पर्चियों का मिलान हो, इस याचिका को संजीव खन्ना की बेंच नहीं सुना था, उस बेंच की अगुवाई संजीव खन्ना कर रहे थे। और शायद 26 अप्रैल 2024, 24 अप्रैल 26 अप्रैल, शायद 26 अप्रैल है 2024 को उन्होंने एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जो मतलब एक तय संख्या मशीनों की है, इतने मशीनों की ही पर्चियों का मिलान होगा, उसके लिए एक फीस तय करेगा जो है आयोग, उतना फीस डिपॉजिट करना होगा, और एसओपी भी वही बनाएगा, आयोग ही बनाएगा, राजीव कुमार बनाएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो बनाएंगे।
अब आप देखिए कंट्राडिक्शन, इस कंट्राडिक्शन पर हम कई बार चर्चा किए हैं, लेकिन इसलिए ताजा क्योंकि मैं सर्वमित्र कंबोज जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और पत्रकार भी हैं, उन्होंने बड़ा एविडेंस के साथ सब चीजें रखी हैं, क्रमवार रखी हैं। इसलिए भी इस विषय की चर्चा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये संरक्षक बन के बैठा है सुप्रीम कोर्ट, और खासकर कुछ जज। संजीव खन्ना की बेंच ने फैसला सुनाया। संजीव खन्ना की बेंच में अब ये मामला दोबारा गया है संजीव खन्ना की बेंच में। पहले विक्रमनाथ ने सुनवाई की, फिर जो है कहा कि संजीव खन्ना की बेंच में जाएगा। संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता उस समय की बेंच में थे। संजीव खन्ना ने इस बार जब उनके पास आया मामला तो उससे खुद को अलग कर लिया कि दीपांकर दत्ता सुनवाई करेंगे। आप पहला संदेह यही पैदा होता है, जब आप खुद उस फैसले में थे तो आपसे बेहतर जज कोई नहीं हो सकता है, आपसे बेहतर कोई जज नहीं हो सकता कि आपने क्या फैसला दिया था, आपकी मंशा क्या थी। सवाल होता है ना कोर्ट में कि आपकी मंशा क्या थी। मैंने फैसला दिया या मैंने थंबनेल लिखा तो मुझे पता है ना कि मुझे मेरे मन में है कि ये लाइन हम लेंगे आज स्टोरी में, थंबनेल अगर मैंने दिया है तो जब वो जजमेंट दिया था संजीव खन्ना ने, तो आज उस सुनवाई से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं। उनको पता है कि उनकी मंशा क्या थी और राजीव कुमार ने उनकी मंशा के अनुसार एसओपी बनाया कि अवमानना किया। ये कौन बेहतर जज होगा? राजीव कुमार, संजीव खन्ना होंगे। संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया। अब एसओपी के तहत कहीं पर भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो मशीनों का रियल टाइम डाटा का मिलान नहीं करवा रहा है। वो कह रहा है और मॉक पोल कर लेते हैं। भाई मॉक पोल के लिए क्यों पैसा देगा? 4.5 लाख रुपया सर्वमित्र कंबोज ने जमा किया और उसको बुला करके कहते हैं कि आओ मॉक पोल कर लेते हैं। मॉक पोल तो पोलिंग के दिन सुबह सुबह होता ही है, उसके लिए क्यों हम देंगे 4.5 लाख रुपया? पागल हो गए हैं कि हम 4.5 लाख रुपए देंगे मॉक पोल के लिए? वो तो हम देख ही लिए पोलिंग के दिन सुबह सुबह मॉक पोल 6 बजे 6:30 बजे। तो हम क्यों ना सीधा सीधा माने कि अगर ये डायरी जो वोटों के घोटाले की डायरी अगर खुलती है, राजीव कुमार एक्सपोज होते हैं, उन पर ग्रहण है, तो हम क्यों ना सीधा कहें कि संजीव खन्ना पर भी ग्रहण है। आज नहीं तो कल ये भी तो ऐसा तो है नहीं कि आजीवन रहेंगे। बस कितना दिन बचा है। एक कहावत है, एक जमाने में अखबार की हेडलाइन में लिखा गया था बहन जी के लिए, मायावती के लिए यूपी में, कि काहे बदे इतना इतराइल बाड़ू चिरई, गौना के दिन नियराइल भाई चिरई। क्यों इतना इतराई हुई हो? कुछ ही दिन में गौना का दिन नियरा है, मतलब कुछ ही दिन में विदाई है। गौना मतलब शादी के बाद गौना होता है, तो गौने विदाई हो जाती है बच्ची की, तो विदाई का दिन नजदीक है। तो विदाई का दिन तो इनका भी नजदीक है, दोनों का नजदीक है। हेमंत भाई, नहीं, ये जो आशीष जी सारा खेल है ना, ये सारा पेचीदगी जानबूझ करके क्रिएट की गई है, जानबूझ के क्रिएट की गई है। चुनाव आयोग ने अपना जो ऑर्डर किया था उसको बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट उसको लेके आज तक भी कंफ्यूज है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं दर्शकों के लिए, कि जब चुनाव आयोग में गए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो एडीआर गई थी, उन्होंने कहा था कि साहब इनकी क्रॉस मैचिंग कराई जाए फैक्ट्स की, ताकि कोई संशय ना रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, एक निश्चित संख्या से आगे हम अलाउ नहीं करेंगे, एक निश्चित संख्या से आगे, और उसके आगे क्या था वो कोई स्पष्ट नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि उसी टाइम इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदार होता तो उसकी क्लैरिफिकेशन ले लेता सुप्रीम कोर्ट में जाके, उस बेंच में जस्टिस खन्ना साहब उसको लीड कर रहे थे। वो नहीं गए, उन्होंने इस पे कुछ भी नहीं किया, वो इसको लेकर के बैठ गए। फिर आ गया लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में जो आप सर्वमित्र की बात कर रहे हैं, रानिया कंस्टिट्यूएंसी की, उससे पहले पानीपत में यही खेल हुआ। पानीपत के प्रत्याशी ने भी, इन्होंने किया क्या कि उस पर जो भी खर्चा आएगा वो कैंडिडेट देगा पर बूथ। तो वो खर्चा है 47,000 समथिंग, एक बूथ का 47,000। पहली बात तो खर्चा ही कितना है। अब उसको चुनाव आयोग ने, जो उसकी मंशा जाहिर होती है बिल्कुल साफ साफ कि यहां पर सब कुछ साफ नहीं है, उसमें उन्होंने क्या खेल किया? जैसे सर्वमित्र ने अप्लाई किया, ऐसे ही पानीपत जो करनाल लोकसभा में आता है उसने भी अप्लाई किया कैंडिडेट ने, और वहां पर उसके साथ भी यही खेल किया गया कि साहब हम आपको वोट की जो मशीन थी जिसमें वोट गिरे थे उसके अंदर आपको मॉक पोल करके दिखाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मॉक पोल के पैसे 47,000 पर बूथ को एक देगा, क्यों देगा? और सर्वमित्र ने जो बताया अगर वो सच है तो वो और भी बेहावे है। सर्वमित्र ने कहा कि जैसे ही मैं वहां पर गया, उन्होंने उस दिन की वोटिंग की मशीन निकाली, एक 5 दिन का तय किया कि अलग अलग दिन करेंगे। बताइए, 5 बूथ का अगर मान लो करना भी है, 10 बूथ का, तो 5 दिन किस लिए चाहिए? आप बता दो मुझे। 5 मिनट का भी काम नहीं है अगर आप ईमानदार हैं तो। और कहा कि साहब ये जो है ये मशीन थी आपकी, देखिए, और उसकी जो उस दिन की वोटिंग थी जो सर्वमित्र कह रहे हैं,
उसको उन्होंने डेटा को इरेज कर दिया, मिटा दिया उसको, और फिर कहा कि आप इस पे मॉक पोल कर लीजिए। तो आपने तो एक बहुत बड़ा सबूत मिटा दिया उसको जब इरेज किया। नहीं मिटाया। इस वोटिंग का विधानसभा की जो रानिया की उस बूथ की थी, जैसे ही आपने डेटा इरेज किया वो तो खत्म हो गया। तो सर्वमित्र ने किस लिए तो अप्लाई किया था, और आप उसको कह रहे हो कि मॉक पोल कर लीजिए। तो इस काम के लिए 47,000 रुपए दिए हैं, और इस काम के लिए उसने 4 लाख रुपए लिए हैं। यही काम इन्होंने पानीपत में किया था। इससे सारी की सारी मंशा चुनाव आयोग की साफ होती है कि वो पारदर्शी और ईमानदार नहीं है, वो छुपाना चाहते हैं चोरी पकड़ी जाती है। ऐसे में ये दायित्व किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, जिन्होंने ऑर्डर किया। पहली बात तो इनको तभी क्लैरिफाई करना चाहिए था, ऑर्डर में एम्बिग्विटी नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसके बावजूद भी अगर कोई बात है तो तमाम लोग, कर्ण सिंह दलाल और तमाम विधायक कंटेम्प्ट में गए हुए जस्टिस संजीव खन्ना के। हाँ। अब वो आपने कहा कि वो दीपांकर दत्ता, क्योंकि दीपांकर दत्ता उस टाइम बेंच में थे, उन्होंने भी सुनवाई की थी। तो संजीव खन्ना इसमें ज्यादा उचित होता कि वो खुद सुनवाई करते इस मामले की, सीजीआई, लेकिन वो उनका विशेषाधिकार, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू कराने के लिए इफेक्टिवली क्या आपको कंटेम्प्ट में जाना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी तारीखें झेलनी पड़ेंगी? भाई जजेस को तो पता है ना उन्होंने क्या कहा है। अगर चुनाव आयोग उस बात को नहीं मान रहा है तो कंटेम्प्ट का नोटिस पहली तारीख पे होना चाहिए, उसकी तारीख मिलनी चाहिए। आप बता दीजिए। इमीडिएटली एसओपी मांगने चाहिए थे। आपने क्या एसओपी जारी की? कुछ नहीं मांगा, केवल 21 तारीख रख दी। इससे सारे की सारी डेमोक्रेसी की जो नब्ज है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है इस पूरे खेल में। और इसमें ईमानदारी जो है वो पूरी पे प्रश्न चिन्ह लग गया है कि भाई ना तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण किया, ना चुनाव आयोग ने उस पर जैसे मर्जी आया उसको इंटरप्रेट किया, और कंटेम्प्ट में भी केवल तारीख मिली। राजीव कुमार तो 18 तारीख को चले जाएंगे रिटायर होके। और जो आपने कहा कि राजीव कुमार का साथ ये होगा वो होगा, माफ कीजिएगा, मोदी जी ने उनका जुगाड़ कर रखा है। जब ये नया नियुक्ति का आदेश किया इस बार, जो नया कानून बनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर किया गया, ध्यान होगा आपको, उसमें उन्होंने उनको इम्यूनिटी दे दी है कि जब तक कोई चुनाव आयुक्त अपने पद पर रहेगा, उसमें उसने एज चुनाव आयुक्त जो भी फैसले किए हैं उसके ऊपर बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये इम्यूनिटी क्यों दी गई? इस देश में ये इम्यूनिटी प्रधानमंत्री को भी नहीं है, आपको बता दूं। और ये देश ये जो इम्यूनिटी है कि आपने ऑफिस में रहते हुए क्या क्या काम किए, इस पे आपकी जांच नहीं होगी या सजा नहीं होगी या कार्रवाई नहीं होगी, इस देश के किसी दफ्तर को नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन को क्यों दी गई? तो दाल में काला है पूरा। और वो जो नया कानून बना है उसको प्रशांत भूषण ने ऑलरेडी चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, आपको ध्यान होगा। उसकी भी हियरिंग ड्यू है। उसकी भी हेयरिंग रुकी पड़ी है सर। इसीलिए तो मैं आपसे ये सवाल क्यों कर रहा हूं। मैं राजीव कुमार को भी एक छोटा सा किरदार मान रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास वो ताकत है कि किसी भी मनमानी को, तानाशाही प्रवृत्ति को, संविधान विरोधी कार्य क्रियाकलापों को उसको रोक सके। वो ताकत सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट पर इसीलिए सवाल है। आपने कहा ना इम्यूनिटी किसी को नहीं है। इम्यूनिटी तो चंद्रचूड़ को नहीं है। आपको जानकारी होगी चंद्रचूड़ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके लोकपाल के पास मामला चला गया, और लोकपाल में जस्टिस खानविलकर हैं और उनके साथ जो सदस्य हैं, उन्होंने हालांकि मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बता करके मामले से अपना पीछा छुड़ा लिया, उसको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण की। उन्होंने कहा कि हम इस जो आरोप है, इस आरोप की मेरिट या डिमेरिट पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये कहीं पर भी जहां पर जिसके अधिकार क्षेत्र में हो वहां पर ये मामला ले जाया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आरोप फर्जी है या मतलब हमारे खारिज करने से वो आरोप मुक्त हो गए। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बस इतना उन्होंने कहा। तो जब चंद्रचूड़ को इम्यूनिटी नहीं है तो ये राजीव कुमार को इम्यूनिटी क्यों? क्या इस देश के पूरे चुनावी तंत्र को आप एक शिकंजे में मतलब एक ऐसा बैठा दो प्यादा कि जो इसको कोई नहीं मार सकता है, इसको इम्यूनिटी है, इसे ना घोड़ा मारेगा, ना ऊंट मारेगा, ना हाथी मारेगा, ना वजीर मारेगा, एक प्यादा बैठा दिया। नहीं, उसमें भी आशीष जी आपको समझना पड़ेगा, ये जो नया कानून सरकार ने बनाया जिसमें चीफ जस्टिस को बाहर किया और इनको इम्यूनिटी दी नए कानून में, संविधान में, इसको कब चैलेंज किया था प्रशांत भूषण ने, और उस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। तो अभी लास्ट वीक अगर आपको ध्यान हो तो प्रशांत भूषण ने एक एप्लीकेशन और डाली कि साहब 18 तारीख को सीईसी रिटायर हो रहे हैं और नया सीईसी नियुक्त किया जाएगा। तो मेरी तो जो ये एप्लीकेशन है जो आपके पास पेंडिंग है इतने समय से, ये तो इन्फेक्चुअस हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम 4 तारीख को सुनते हैं, 4 फरवरी को।
तो उसमें भी केवल 4 फरवरी सुनवाई, 1 तारीख में तो कोई फैसला हो नहीं जाना है। और आपको कुछ पता नहीं। है, और आपको पता है, देखिए एक बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 मामलों में ऐसी ग्लेरिंग परेशानियां क्यों छोड़ी हैं, ऐसी त्रुटियां क्यों छोड़ी हैं, कम से कम एक कानून के छात्र के तौर पर मेरी समझ से बाहर है। आपको एक एक लाइन का एग्जांपल दूंगा। दिल्ली सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे जो अधिकार है अधिकारियों के, वो चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन फिर भी अगर चाहिए, ये चंद्रचूड़ महोदय करके गए थे कि अगर फिर भी सरकार चाहे तो इसको लाके कानून में बदल सकती है। उन्होंने बदल दिया, ओवरनाइट बदल दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति आगे से रहेगी, चीफ जस्टिस की नियुक्ति आगे से रहेगी उस कमेटी के अंदर, और जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और ये सब होते हैं, जब आप सीईसी और ईसी का चुनाव करते हैं, ये कहा उन्होंने। और फिर एक लाइन लिख दी कि अगर चाहे तो सरकार इसमें कानून बना सकती है। तो उन्होंने कानून बना दिया। अब वो क्या कहेंगे? अब प्रशांत भूषण कुछ भी कहते रहे तो सरकार क्या कहेगी कि साहब आपने कहा था कानून बना दो, हमने बना दिया, हमारी मर्जी, आप हमें फोर्स तो नहीं कर सकते सीजीआई को रखें। उसी तरीके से 2 घटनाएं मैंने आपको ये बताई। तीसरी घटना, जो जस्टिस खन्ना ने ये कहा था कि 5% मैचिंग कर लीजिए और उसका जांच कर लीजिए और उसका पैसा लगेगा, तो पहली बात तो इन्होंने पैसा 47,000 फिक्स कर दिया, और उसमें जो मैचिंग कहा है, ये तो वो मॉक पोलिंग है। तो ये सारी एम्बिग्युइटी कहीं ना कहीं कुछ बातों की तरफ इशारा कर रही है, कुछ कमजोरियों की तरफ इशारा कर रही है। ये इस लोकतंत्र के लिए बहुत भयावह स्थिति है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो, आपने सीबीसी का जिक्र किया कि जस्टिस खानविलकर ने ये कर दिया, वो कर दिया, सवाल ये नहीं है। जो ये सर्वोच्च अदालतें दुनिया की हैं, माफ कीजिएगा एक सेंटेंस कह रहा हूं आपको आज, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू इंडियन जुडिशरी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चुनने जा रहे हैं, 20 तारीख को बनेंगे वो उनकी इंडाइक्टमेंट हो रखी थी, उनको कन्विक्ट होल्ड कर रखा था, और परसों रात को उनको सजा होनी थी। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील में, उन्होंने कहा कि साहब ये मेरी सजा रुकवा दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाकायदा नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, संसद के जरिए। उन्होंने, ट्रंप जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसमें कुछ जज उन्होंने लगाए थे, और अब दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे, उन्होंने उनकी वो चीज खारिज कर दी और कहा नहीं, कोर्ट कन्विक्शन कर रखा है, कोर्ट सजा सुनाए। ये अलग बात है कि कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। समझ रहे हैं आप बात को? तो वहां तो राष्ट्रपति को नहीं बख्शा जा रहा, और यहां आप एक फैसला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक बड़ी बेंच फैसला देती है तमाम मामलों में, और नीचे एक लाइन लिख देती है कि आप चाहे तो दिल्ली सरकार वाले में कानून बना ले, आप चाहे तो इलेक्शन कमीशन वाले में कानून बना ले। फिर आपको फैसला देने की क्या जरूरत है? आप पहले ही दिन कह देते कानून बना लीजिए। ये क्या है? ये एक खास तरह का विरोधाभास है जो समझना चाहिए देश के लोगों को। हम तो लोगों के सामने अपनी बात रख सकते हैं, अपना विश्लेषण रख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखिए कौन कौन मिस इंटरप्रेट कर रहा है। हिमाकत देखिए, आपने हिंदुस्तान में नहीं सुना होगा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आया तब एसबीआई ने क्या क्या नाटक किया सुप्रीम कोर्ट में, हमें 2 महीने लगेंगे, हमें 3 महीने लगेंगे, हमें 4 महीने लगेंगे। किया कि नहीं किया? आखिर में एक अंटर पड़ा, 24 घंटे में वो चीज आई कि नहीं बाहर, इलेक्टोरल की लिस्ट 24 घंटे में आई। छोड़ दीजिए उस बात को। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब जांच की बात आई सुप्रीम कोर्ट में, सेबी ने क्या कहा? हमें 6 महीने दीजिए। नहीं हम तो 5 देंगे। 5 महीने बाद चुनाव हो गया, खेल हो गया सारा। उसके बाद कहते हैं 6 महीने, 6 से भी ज्यादा महीने ले लिया, आज तक कुछ नहीं निकला उसमें से। कुछ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोसीजर होगा, इस तरीके से आप उनकी सेटिस्फेक्शन करेंगे, 5% तक ये कर लीजिए आप गिनती में। किया क्या आज तक एक भी? उसको मिस इंटरप्रेट किया, और सुप्रीम कोर्ट हाथ पे हाथ धरे बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे तंत्र की नाकामी है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। आपने बिल्कुल एक सही शब्द चुना कि ये जो छाया है, ये छाया सुप्रीम कोर्ट दुनिया के अंदर फैसले नहीं दिया करते, माफ कीजिएगा आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट न्याय दिया करते हैं। और न्याय की एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है, वो ये है कि आशीष चित्रांशी के पास में गया किसी बात पर न्याय मांगने, आप मेरे साथ न्याय करें या ना करें, लेकिन आप न्याय करते दिखें। करते भी नहीं दिख रहे यहां तो यहां न्याय ना करने का सवाल नहीं है, यहां करते दिख भी नहीं रहे। एसबीआई आपकी नहीं सुनता, सेबी आपकी नहीं सुनती, इलेक्शन कमीशन आपकी नहीं सुनता, आपके ही फैसले लागू कराने के लिए लोगों को कंटेम्प्ट में जाना पड़ रहा है, कंटेम्प्ट में नोटिस की बजाय तारीखें मिल रही है। तो ये तो इतिहास आपको जज करेगा, इतिहास सबको जज करता है।
किसी को, आपको और मुझे नहीं करेगा, हमारी जो सीमित भूमिका आपको हमें नहीं भी करेगा। करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा, बिल्कुल तो करेगा। मैं आखिर में इतना ही कहेंगे कि जब अनिल मसीह, ये तो सब बहुत ताकतवर है, वो अनिल मसीह, उस पर टिप्पणी दुनिया भर की किया, लेकिन वो अनिल मसीह क्यों क्यों किया, उसके साथ क्या हुआ, उसको सजा मिली, मुर्गा बनाया, खड़ा किया, कुछ भी, जेल डाला, जुर्माना किया, कुछ नहीं हुआ। बताइए, जब ऐसे नजीरें इस देश के सुप्रीम अदालत से आएंगे, ऐसी नजीर अनिल मसीह, उसमें तो जांच होनी चाहिए थी, वो किसके इशारे पर कर रहा था? अनिल मसीह का क्या इंटरेस्ट हो सकता है भाई? है? किसके इशारे पर, किसके आदेश पर? कौन था मास्टरमाइंड वहां पर? किंग पिन कौन था? रोज खोज रहे ना लिखकर स्कैम में, वहां किंग पिन कौन था अनिल मसीह के पीछे? कोई नहीं। बस टिप्पणियां हो गई, टिप्पणी, और छा गए मीडिया में। हम लोग जैसे पत्रकार भी कई बार आसान्वित होकर के तारीफ कर देते हैं, सलूट चंद्रचूड़ साहब, सलूट फलाने साहब। हम तो माफी मांग लिए कान पकड़ के दर्शकों से कि अगर हमने कई एक आध बार सलाम उलाम कर दिया, सलूट कर दिया चंद्रचूड़ को, तो माफ कर दीजिए। ये उस लायक नहीं, उस लायक कतई नहीं है। और ये अवमानना के मामले में ये क्या सुनवाई करेंगे? मैं कह रहा हूं, इसीलिए इतना निर्भय होकर बोलता हूं, ये क्या सुनवाई करेंगे जो खुद ही इस देश के डेमोक्रेसी के अवमानना के आरोपी हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सुप्रीम अदालत भी इस देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों की रक्षा करने में नाकाम रहती है, तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों के अवमानना की आरोपी होगी। डेमोक्रेसी की भी अवमानना होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना है, उसकी आरोपी है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, कल शाम फिर मिलेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।